जी अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। FA1 का हमारा आज का दूसरा लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में यानी कल के लेक्चर में हमने कुछ मेथोडोलॉजीज, कुछ टेक्निक्स और इस पे बात की थी कि हम इस सेशन को और इस सब्जेक्ट को कैसे लेके चलेंगे। इस सब्जेक्ट के बारे में हमने ब्रीफ, चूंकि हमें नहीं पता, अभी हमने पढ़ा कुछ नहीं है, लेकिन ब्रीफ ओवरव्यू मैंने दिया था कि ये सिलेबस आपके फ्यूचर में कैसे काम आएगा। इस सब्जेक्ट के बारे में अभी मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये जरूर बता सकता हूं कि फ्यूचर में कहां पे और किस जगह और कैसे काम आएगा और हमारी जिंदगी में इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, वो आप जब पहला चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। जी, कल के लेक्चर में आपका कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, कुछ नहीं है, सब अच्छा है? ठीक है। कल क्या स्टडी किया था हमने? कल क्या हमने स्टडी किया था? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हमने डिफाइन किया था। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करने से पहले हमने दो डेफिनेशन पढ़ी थी। एक ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन थी और दूसरी थी बिजनेस की डेफिनेशन। एक बिजनेस की डेफिनेशन थी, एक ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन थी। बिजनेस को डिफाइन करें। शाबाश, जो कि कॉमन गोल्स के लिए काम कर रहे हो, शाबाश। और ये क्या कौन लोग कर रहे होंगे? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉमन गोल के लिए काम कर रहा है, ऐसी बात है। और फिर हमने बिजनेस के बारे में पढ़ा कि बिजनेस प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकता है और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकता है। यानी जरूरी नहीं है बिजनेस का मकसद, ये जो कॉमन गोल है वो क्या हो, प्रॉफिट अर्न करना हो। ये भी तो हो सकता है कि सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, वो हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन बताएं। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये है ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन। दो डेफिनेशन के बाद अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करें। बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन इंडिविजुअल देखने के बाद अब आते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करने के लिए। इसमें क्या होता है? सबसे पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल, बोले तो समाजी मीन्स, हाँ, लोगों का करेक्शन, लोगों का मजमुआ, अरेंजमेंट्स, तरतीब, बिल्कुल तरतीब। अब तरतीब लोगों की कैसे होगी, कैसे तरतीब होगी? यानी हम इनको रैंक असाइन करें, लोगों को ऐसे तरतीब के साथ रखें ताकि क्या करें हम, जो कलेक्टिव गोल्स है, जो कॉमन गोल्स है, इसको अचीव करने में ये क्या करें, एक हायरार्की स्टैब्लिश हो, एक हायरार्की, और हर एक को हम क्या, उसका रोल असाइन करें कि भाई आपका ये काम है, आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी आपकी है, ये काम आपने करने। होगा क्या उसकी वजह से? होगा क्या? शाबाश, गोल हम अचीव कर सकते हैं फिर। ठीक है, अच्छा चलें, इस डेफिनेशन के मुताबिक ये हम इस डेफिनेशन की शक्ल को बिगाड़ते हैं। हम ऐसे करते हैं कि इनसे कहते हैं कि अरेंजमेंट नहीं है, अरेंजमेंट कहते हैं तरतीब को, ऑर्डर को कहते हैं। हम इससे कहते हैं कि बेतरतीब चीजों को अरेंज, बेतरतीब रखना। इसको बेतरतीबी में क्या नुकसान होगा? हाँ शाबाश, कोई एग्जांपल दे सकते हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये इधर से आपने एग्जांपल कॉपी की है। अब बताएं, शाबाश। इधर से ये मेरे दिमाग में 100% की एग्जांपल थी, अब मैं यही देने लगा था। बताएं, शाबाश। अगर मैनेजमेंट खराब हो गई, खाने की मैनेजमेंट खराब हो गई, तो दावत वलीमा खाने जो लोग खाने आए हैं क्या कहेंगे? वो डिसपॉइंट हो जाएंगे। ये भी हो सकता है कि दुल्हन वाले नाराज हो जाए, वापस चले जाए। रेपुटेशन का भी रिस्क है, शाबाश। यानी रिस्क को रिड्यूस करने के लिए भी हम ये काम कर रहे होते हैं। एक दूसरी एग्जांपल देखें। हम ऐसे करते हैं, हमने एक गाड़ी बनानी है और ये गाड़ी का सारा स्पेयर पार्ट, सारा कुछ ये पड़ा हुआ है, ठीक है, इस जगह पे। यहां पे आपके वर्कर्स बैठे हुए, ये है एक फैक्ट्री, ये एक फैक्ट्री है। आप इनसे कहते हो कि भाई आओ और गाड़ी बनाओ, गाड़ी बनाना शुरू करो।
ये लोग उठते हैं, ये लोग उठते हैं, इधर से स्पेयर पार्ट लेके आते हैं और यहां पे गाड़ी पे काम शुरू हो गया, असेंबलिंग शुरू हो गई, शाबाश। अब जब ये लोग काम कर रहे हैं तो गाड़ी में कौन कौन से काम होते हैं? बॉडी, इंजन फिट करना, शाबाश, टायर्स, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, वायरिंग होगी इसकी, डेंटिंग पेंटिंग होगी, शाबाश, और क्या होगा? सीट्स वगैरह अंदर, उसकी लाइट, सारा को, ये सारे काम होंगे, ये सारे काम होंगे। जब हमने इन लोगों से कहा कि ठीक है भाई चलो आ जाओ, आ जाओ भाई सारा, शाबाश, काम करना शुरू करो, ये लोग पता है क्या करते हैं? अब उस बंदे ने पहले बॉडी रखी, बॉडी रखने वाले बॉडी रखते हैं, जैसे उन्होंने बॉडी रखी इधर लोग आना शुरू हो गए, काम कर रहे हैं। अभी इंजन वाले चाय पी रहे थे, सॉरी, अभी टायर वाले जो है वो चाय पी रहे थे, इंजन वालों ने इंजन फिट कर दिया, इंजन वालों ने कर दिया फिट इंजन। अब जब टायर वाले हैं तो इंजन वालों से कहते हैं यार ये जरा गाड़ी उठाना, हमने टायर लगाने, टायर फिट करने। चलो भाई टायर भी लग गए। एक तो यह है कि इंजन को उठाना ये एक मुश्किल काम है, रिस्की भी है, खुदा ना खास्ता कोई हो सकता है कि मसला हो जाए, ऑर्डर भी खराब नहीं हुआ, हमें नहीं पता कि ऑर्डर भी कोई चीज है, लेकिन हमने बनानी गाड़ी है, हमने गाड़ी बनानी है। अच्छा, उसके बाद क्या कि जब वो वायरिंग वाले, यार ये क्या किया आप लोगों ने, इंजन पहले फिट नहीं करना था, पहले तो मैंने काम करना था, चलो इंजन उतारो वापस, पहले मैं तो काम करूं, उसके बाद फिर आप लोग कर लेना। फिर क्या करेंगे? इंजन उतारेंगे, पहले इंजन उतारेंगे, पहले वो काम करेगा, उसके बाद फिर हम करेंगे। चलो ठीक है, उसको भी हमने मौका दे दिया, उसने भी कर लिया। अभी इंजन वाले चूंकि थक गए, पेंटिंग वाले आ गए, पेंट करना शुरू कर रहे हैं। अब पेंट कर रहे हैं, वो पूरा दिन लग गया, वो पेंट कर रहे हैं। क्या एक दिन में आपकी एक गाड़ी बन सकती है? बन जाएगी? बताए, कंपनी को बड़ा फायदा होगा इसका, है ना? हाँ, इसकी जगह अगर हम ये काम ये करें कि हम इनके अरेंजमेंट ऑर्डर लगाएं, हम ऐसे कर लेते हैं कि सबसे पहले जिसका काम उसी को साजे, जो यहां पे बॉडी आ गई, जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वही काम दे दे। हम इनसे पहले कहें भाई आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले बॉडी पे काम करना है, फिर इधर इनको कहेंगे आप करें टायर फिट करें, इनको इंजन का काम दिया और इनको सीटें वगैरह, और फिर आके यहां पे क्या होता है कलर और पेंटिंग वगैरह, ठीक है, यानी फिनिशिंग इधर हो जाएगी। ये एक निजाम स्ट्रक्चर्ड हो गया। अब इसका फायदा देखें, जब ये लोग अपने काम से फ्री हो जाएंगे तो जाके साइड पे बैठ जाएंगे, जी नहीं, जैसे ये लोग फ्री हो गए अगले से उधर से दूसरी गाड़ी आएगी। अब इनको फ्री थोड़ी बिठाना है कि जब ये गाड़ी कंप्लीट होगी, अब ये लोग फ्री हो गए ना, अब ये दूसरे उस पे काम कर सकते हैं। कभी उसमें गए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, आपने देखा कि वहां पे जो काम हो रहा होता है वो कॉन्टिन्यूसली हो रहा होता है, कोई वहां पे फ्री नहीं बैठा होता, वहां पे कोई बंदा फ्री नहीं बैठा होता। अच्छा, इन्होंने जैसे बॉडी पे काम किया, फिर यहां पे आ गए, ये लोग इंजन फिट कर रहे हैं, जैसे इंजन से फ्री हो गए ये लोग जाके बैठ जाएंगे? नहीं, ये दूसरी गाड़ी इनके पास आई थी, वो इधर ट्रांसफर हो जाएगी। इसी तरह ट्रांसफर होते होते पूरा दिन जो है वो गाड़ियां बनती रहेंगी। यस, अब बताएं शाबाश, अब इनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी? क्यों? अरेंजमेंट अच्छी हो गई, अरेंजमेंट अच्छी हो गई। अच्छा, एक बात मुझे और बता सकते हैं, अरेंजमेंट तो बेहतर हो गई, अब ये लोग एक ही काम बार बार कर रहे हैं, बार बार एक काम कर रहे हैं, बार बार एक काम कर रहे हैं, ये लोग भी बार बार एक काम कर रहे हैं, तो क्या अपने काम में स्पेशलिस्ट नहीं बनेंगे? जब मोर रिपीटेडली आप एक काम कर रहे होते हैं, जैसे अभी आप क्लास लेके जाके इसको रीड करेंगे, हर रोजाना इसको रिवाइज करते हैं पूरा चैप्टर, तो बताएं क्या आपको ये पूरा चैप्टर याद नहीं हो जाएगा? होगा ना, ऐसे ही याद होगा। जो बच्चे कहते हैं सर हमें भूल जाता है, तो उसको क्या आप मशवरा देंगे? स्पेशलाइजेशन कैसे आएगी? बार बार पढ़ने से और प्रैक्टिस करने से। हाँ, शाबाश, रिपीटेशन से। तो आपके लिए भी ये मेरा मशवरा है, क्या करेंगे आप लोग?
रिपीटेशन करेंगे, क्यों? ताकि याद हो सके और जाके हम पेपर पास करें। कलेक्टिव गोल्स बताएं, इनका कलेक्टिव गोल क्या होगा? हाँ शाबाश, कार मैन्युफैक्चर करना। अच्छा, ये बंदा कहेगा कि मेरा गोल जो है वो सिर्फ बॉडी फिट करना है। नहीं 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 नहीं, वो कहेगा कार मैन्युफैक्चर कर रहा हूं मैं, कार मैन्युफैक्चर, एक कॉमन गोल ये है, कार मैन्युफैक्चर करना। तो ये डेफिनेशन के 3 जो पॉइंट्स हैं मेन, वो समझ आ गए? अच्छा, ये कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस के डेफिनेशन जरा मुझे इधर से बताएं। कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस, ये बहुत बहुत रिस्की बात करें, बहुत ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसानदेह है। यानी आप चाहते हैं कि हम किसी के प्रोग्रेस को स्टॉप करें? नो, ये कंट्रोल परफॉर्मेंस नहीं है। कंट्रोल परफॉर्मेंस ये है कि भाई मेरे काम में टांग ना अड़ाना, मेरे काम में टांग ना अड़ाना, और ना ये कह सकता है कि भाई मैं ये करूं, ये इंजन में फिट करूं। हाँ, ये रोल डिजिग्नेटेड है। क्यों? क्योंकि जब स्पेशलाइज्ड बंदा एक स्पेसिफिक काम करेगा तो एक काम बेहतर भी होगा और जल्दी भी होगा। ठीक है, एक तो बेहतर होगा और दूसरा जल्दी भी होगा। क्लियर? ये है कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस। कंट्रोल परफॉर्मेंस ये 3 की एस्पेक्ट्स है ऑफ डेफिनेशन। इसको मैंने शॉर्टली यहां पे डिस्कस किया। यस, कल तो हमने ज़बानी कलामी इसको डिस्कस किया था ना। हाँ, एक ना मैं आपको एग्जांपल और भी दे सकता हूं। हमारे घर में हांडी बनती है ना, हांडी बनती है, बिरयानी बनती है। बताएं साहब, इस बिरयानी की का इसकी कोई तरतीब है? आप तरतीब से बनाते हैं या बेतरतीब भी बना सकते हैं? बेतरतीब नहीं बना सकते। पहले क्या डालते हैं उसमें? सबसे पहले आपको कोरमा बनाना पड़ेगा। ऐसे कर लेते हैं ना, पहले बिरयानी बना लेते हैं, कोरमा आखिर में कर लेंगे। सर बनेगी नहीं। बिरयानी के लिए शर्त क्या है? पहले कोरमा बनेगा, उसके बाद उसके बाद जो है वो आपने चावल को बॉईल करना है। देन फिर आपने क्या करना है, उसमें चिकन अगर डालना है तो पहले उसको फ्राई करना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसमें चावल डालने हैं, फिर थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है। होगा ऐसे कि नहीं? ऐसे आपकी बिरयानी तैयार हो जाएगी। अगर मैं ऐसे करूं कि मैं इसकी तरतीब को चेंज करूं तो खराब होगा। ऐसे नहीं हो सकता। आप पहले पेपर दे के आए F1 का, उसके बाद आके क्लास से ले लें। सीक्वेंस खराब, फायदा कोई नहीं। शाबाश, सीक्वेंस खराब, फायदा कोई नहीं। तो ये डेफिनेशन में हमें ये सिखा रहा है कि हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक तरतीब से चलेगा, एक तरतीब से काम करेगा, तब जाके वो एक कॉमन गोल्स अचीव कर सकता है। ठीक है, कलेक्टिव गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन है और डिफाइंड गोल्स। फॉर इंस्टेंस, schools primary goals to educate, while a company main goal is social arrangements। मैंने आपको बताया कि F4 में भी आप पढ़ेंगे कि एक बंदा एक बिजनेस चला रहा है। हमने कल एग्जांपल ली थी KFC। अब माशाल्लाह से इसके बिजनेस ने क्या किया है? ग्रो। अब जब बिजनेस ग्रो करेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? दूसरी दुकान लेनी पड़ेगी। ऐसे ही है ना? बताएं साहब, क्या वो दोनों दुकानों को देख सकता है साइमल्टेनियसली? अपनी कॉपी तो नहीं ना करवा सकता। चले, इनकी 3 दुकानें हो गई। अब क्या करना पड़ेगा? हाँ, इसको दूसरे लोग रखने पड़ेंगे। ये क्या है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन नीड्स स्ट्रक्चर एंड पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन पर्पस। यूजुअली दिस स्ट्रक्चर हैज क्लियर रोल्स एंड rules. Control performance. Organization has system to ensure goals are met. कि इनके गोल्स जो है वो अचीव हो रहे हैं। दिस could involve setting sales target, या तो आप सेल्स टारगेट रख सकते हैं, और रेगुलरली evaluating स्टाफ परफॉर्मेंस भी हम देख सकते हैं। ठीक है, यानी हम अपना प्रॉफिट देख सकते हैं कि पिछले साल हमारी सेल इतनी थी, इस साल हमारी सेल इतनी है। क्या हमारे बिजनेस से ग्रो किया कि नहीं किया? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब ये है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब ये है, क्योंकि हमारे बिजनेस ने ग्रो किया, तो अब हमें
ऑर्गेनाइजेशन यानी ग्रुप ऑफ पीपल की जरूरत पड़ी, तो क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन का फायदा क्या होगा? इट एनेबल्स पीपल टू शेयर स्किल्स एंड नॉलेज। क्यों? गोल्स को अचीव करने के लिए मुझे पता है वही रेसिपी, वही फॉर्मूला सिखाना पड़ेगा, तभी जाके वो उस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। शाबाश, एग्जैक्टली क्योंकि वो अकेला बंदा नहीं संभाल सकता सारी दुकानें, फिर क्या करना पड़ेगा? ये स्किल्स को, ये नॉलेज को शेयर करना पड़ेगा। और वही लोग जब रिपीटेडली ये काम करेंगे तो अपने काम में एक्सपर्ट बनेंगे नहीं। पूल रिसोर्सेज, ये रह गया था कल। दिस वुड बी मनी और टाइम। पूल किसे कहते हैं? पूल जमा करना। शाबाश। रिसोर्सेज मींस जराए, रिसोर्सेज मींस जराए। अच्छा, अब जराए किसे कहते हैं? आप जराए वो सारी चीजें जिसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जैसे बिरयानी बनाने के लिए जराए क्या आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या है? चावल आपके पास रिसोर्स है, आपके पास गोश्त आपके पास रिसोर्स है, सारे मसाले आपके पास रिसोर्सेज हैं। शाबाश, ये सारी चीजें क्या रिसोर्सेज हैं। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? मैनेजमेंट। शाबाश, मैनेजमेंट। शाबाश, ये कैपिटल, ये लोग जो है वो हमारा क्या है? रिसोर्स है। चाहे वो लोग यानी लेबर जो है लेबर फोर्स हो, या मैनेजरियल लेवल पे हो, या सीनियर सुपरवाइजर लेवल पे हो, या फिर डायरेक्टरशिप लेवल पे हो, ये सारे क्या है? रिसोर्सेज है हमारे इस बिजनेस को चलाने के लिए। अच्छा, इन रिसोर्सेज का हम क्या करते हैं? बिरयानी में डालते हैं? क्या करते हैं? उनका टाइम लेते हैं हम। इन रिसोर्सेज का हम क्या लेते हैं? टाइम लेते हैं। कभी कभार ऐसे भी होता है कि बिजनेस को पैसों की जरूरत है, बिजनेस को पैसों की जरूरत है, तो ये लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तब जाके वो क्या बनते हैं? शेयर होल्डर बन जाते हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा कि बिजनेस के शेयर्स बेचे जा सकते हैं, यानी कंपनी अपने शेयर्स इशू कर सकती है। हो सकता है ऐसे। शेयर इशू करना मतलब क्या है? शेयर इशू करने का मतलब यह कि शेयर होल्डर बनाना, हिस्सादार बनाना। हिस्सादार कैसे होता है? आपने क्या स्कूल में पार्टी की है जिसमें आप क्या करते हो? आप अपने घर से जो है वो बिरयानी ले आते हो, दूसरा पिज्जा ले आता है, कोई फ्राइज बनवा के लेके आता है। ऐसे ऐसे किया आप लोगों ने? पार्टी होती है, अब पार्टी में कहते हैं सारे अपना अपना हिस्सा डालो। ये होता है शेयर होल्डर। वो होल्डर जो क्या होल्ड कर रहा होता है? वो बंदा जो शेयर्स होल्ड कर रहा होता है, यानी वो हिस्सादार होता है कंपनी में। अच्छा, उसको हिस्सादारी कैसे मिलेगी? वो इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्टर बनेगा, वो शेयर होल्डर बनेगा। तो यानी यही रिसोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए हमें अगर पैसों की जरूरत है तो इन्हीं लोगों से पैसे भी ले सकते हैं, और टाइम तो वैसे भी हम इनका ले रहे हैं। ठीक है, तो ये है होल रिसोर्सेस। कुछ बात समझ आई? ये है व्हाई डू वी नीड ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ द अबव रिजल्ट्स इन synergy where an organization can achieve more than an individual could on their own। यानी एक बंदा जो काम कर सकता था, अब एज ऑर्गेनाइजेशन, एज ग्रुप ऑफ पीपल हम उससे ज्यादा अचीव कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? सिनर्जी कॉन्सेप्ट। सिनर्जी कॉन्सेप्ट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 2 + 2 = 2। हाँ, एक और एक, सॉरी 2 + 2 > 5, या हम इसको आसान अल्फाज में कहेंगे 1 और 1 11। 1 और 1 11। ठीक है, एग्जैक्टली। ऑर्गेनाइजेशन को हमने जब कल डिफाइन किया तो हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, लेकिन इनका मेन काम क्या होता है कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। 2 एग्जांपल मैं दूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको एक हिंट दूंगा, आपने मुझे बताना कैसी इस ऑर्गेनाइजेशन ये एक्टिविटीज कर रहा है, ये बिजनेस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कॉमनली टर्न्स इनपुट इनटू आउटपुट। फॉर एग्जांपल, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्या करती है? क्या करती है? शाबाश, मैन्युफैक्चर करती है। शाबाश, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करती है। ठीक है, अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूशन, अकाउंटिंग स्कूल टर्न स्टूडेंट इनटू
क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स। अब अगला सवाल आपसे, एक अच्छा बताएं, शेल का पेट्रोल पंप क्या ऑर्गेनाइजेशन है? कैसे? तीन चीजें हमने देखनी है। तीन चीजें कौन सी है? हमने तीन चीजें देखनी है। कौन कौन सी? क्या सोशल अरेंजमेंट है? यस और नो? बताएं साहब। कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस है? कलेक्टिव गोल्स है? क्या है गोल? और यानी अपने मालिक को फायदा पहुंचाना, ऐसे ही है ना? और वो कैसे? इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ मनी। फुटबॉल टीम ऑर्गेनाइजेशन कैसे है? फुटबॉल टीम कैसे ऑर्गेनाइजेशन है? सोशल अरेंजमेंट है। 11 लोग है क्या नहीं? 11 लोग होते हैं कि नहीं होते? और सिर्फ 11 लोग नहीं, कंट्रोल परफॉर्मेंस भी है। कौन कंट्रोल कर रहा होता है? कोच होता है, शाबाश। हेड कोच होता है, फिर कोच है, फिर उसके बाद क्या है? कैप्टन है एक प्रॉपर ऑर्डर है। बिल्कुल ठीक, शाबाश, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ना सिर्फ इधर प्रॉपर ऑर्डर है, बल्कि जब वो ग्राउंड में जाते हैं उधर भी ऑर्डरिंग हुई हुई है। वो कैसे? हाँ, एक्सप्लेन करें इसको। शाबाश। गोलकीपर अपनी जगह पे होता है, फॉरवर्ड वाले फॉरवर्ड ब्लॉक, और पता नहीं उसको आगे वाले को क्या कहते हैं, जो अटैक करते हैं, जो उधर दूसरे गोल के पास खड़े होते हैं। हाँ शाबाश, डिफेंडर और वो फॉरवर्ड वाले। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कलेक्टिव गोल इनका क्या है बताएं? शाबाश, टू विन द गेम। शाबाश, ज्यादा से ज्यादा गोल करना दूसरी टीम के अगेंस्ट, ओपोनेंट टीम के अगेंस्ट ज्यादा से ज्यादा गोल करना, यानी इनका ऑब्जेक्टिव है विन द गेम। ठीक है, एक एग्जांपल और हो जाए। हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल इज ऑर्गेनाइजेशन। कैसे? सोशल अरेंजमेंट इंक्लूड्स डॉक्टर्स, शाबाश, और स्टाफ, शाबाश, अटेंडेंट और सब। बिल्कुल ठीक। कंट्रोल परफॉर्मेंस, बिल्कुल ठीक, 100% ठीक। आइस का नहीं चेक कर सकता, आइस का है तो वो हार्ट नहीं चेक कर सकता, सर्जन है तो वो किसी और वार्ड में नहीं जा सकता, अगर स्पेशलाइजेशन इसकी आईसीयू के लिए तो सीधा नहीं दे सकता। बिल्कुल 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 ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन समझ आ गया। ठीक है, अच्छा मुझे गोल बताएं इनका। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये भी बात आपको समझ आ गई। इसका मतलब यह है कि हमारा ये एरिया हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्या करना है? टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स देखें। ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स, ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स के बारे में वो हमें बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन की ये टाइप्स है। कमर्शियल वर्सेस नॉट फॉर प्रॉफिट, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। कमर्शियल वर्सेस नॉट फॉर प्रॉफिट। कमर्शियल किसे कहते हैं बच्चे? पहले नॉट फॉर प्रॉफिट बताएं। फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है वो है नॉट फॉर प्रॉफिट, जिनका मकसद, जिनका ऑब्जेक्टिव, जिनका मोटिव क्या करना, क्या नहीं होता, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। शाबाश। और कमर्शियल बताएं, जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, यानी वो बिजनेस जो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, जो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है टू अर्न प्रॉफिट। वैसे ज्यादातर ये काम कौन लोग करते हैं? यूजुअली नहीं, उससे ऊपर वाले लेवल पे भी जा सकते हैं आप। अगर आप देखें गवर्नमेंट पूरे मुल्क में क्या काम करती है? गवर्नमेंट, हाँ, गवर्नमेंट का काम क्या है? सोसाइटी को सर्व करना। शाबाश, भैया नॉट फॉर प्रॉफिट। जबकि अगर इंडिविजुअल कोई बिजनेस कर रहा हो, यूजुअली प्रॉफिट के लिए कर रहा होता है, क्या वो नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं हो सकता? एग्जाम्पल, एदी फाउंडेशन, शाहिद अफरीदी का होप नॉट आउट, चीपा, बिल्कुल ठीक है। और बिल्कुल ठीक है। और शौकत खानम, शाबाश,
है कि नहीं एग्जाम्पल सारी? इंडिविजुअल्स भी ये काम कर सकते हैं, यानी अच्छा गवर्नमेंट भी प्रॉफिट अर्न कर सकती है, लेकिन ज्यादातर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के काम नॉट फॉर प्रॉफिट होते हैं। इंडिविजुअल ज्यादातर क्या करते हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स में भी नॉट फॉर प्रॉफिट हो सकते हैं। ठीक है, चले कमर्शियल को डिफाइन करें। डेफिनेशन तो आपने देख लिया, एम टू मैक्सिमाइज ओनर्स वेल्थ। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड, ये कमर्शियल, अच्छा अब ये वेल्थ का मतलब यहां जहां से हम बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं, इट इंक्लूड्स सोल ट्रेडर्स। सोल का मतलब बताएं? अकेला, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। सोल प्रोप्राइटर हो गया, ये टर्म सोल प्रोप्राइटर आप पढ़ चुके हैं, ऐसी है ना अकाउंटिंग में भी। सोल प्रोप्राइटर बताएं, शाबाश। अच्छा अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट आपने स्टडी किया होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी। बहुत अच्छे, शाबाश। अच्छा सोल प्रोप्राइटर बताएं। अच्छा मुझे बताएं, क्या ये सेपरेट होता है फ्रॉम इट्स बिजनेस? हाँ शाबाश, ये नहीं है, ये है, ये सेपरेट नहीं होता। यानी सोल प्रोप्राइटर का मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये बिजनेस से सेपरेट होता है। यही बंदा बिजनेस चलाता है, इसके खत्म होने, यानी ये मर गया तो बिजनेस भी खत्म, बिजनेस भी खत्म। सोल ट्रेडर्स ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय वन इंडिविजुअल, ऐसा ही है ना, ओनर भी यही होता है और ये मैनेज भी कर रहा होता है। ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय वन इंडिविजुअल, सिर्फ एक इंडिविजुअल ये काम कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल दें, शाबाश। करियाने की दुकान इसकी क्लासिक एग्जांपल है, क्लासिक एग्जांपल है। द इंडिविजुअल इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस डेट्स। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक लफ्ज है, एक लफ्ज है पर्सनली लिखा हुआ है। पर्सनली को मैं क्या पता है क्या करूंगा, पर्सनली को मैं ये करके, इसको जब आपको कल नोट्स मिलेंगे तो आपने इसको अंडरलाइन करके लिखना है 100% इसी की लायबिलिटी होगी। पर्सनल लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि ये 100% अनलिमिटेड इसकी लायबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी उसकी होती है। सर ये इसका तो लफ्जी तर्जुमा ये नहीं, हाँ लफ्जी तर्जुमा नहीं है, लेकिन जब मैं यहां पे पढ़ाऊंगा इधर तो मैं आपको बताऊंगा कि इस लफ्ज का मतलब ये था, यानी आपको इधर से पूरी बात समझ आ जाएगी। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है लिमिटेड लायबिलिटी, और इसका मतलब क्या बताया मैंने आपको, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये लिमिटेड लायबिलिटी क्यों, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी कम नहीं है, लिमिटेड लायबिलिटी कम नहीं है, और इधर अनलिमिटेड है। कंपनी के केस में क्या होता है, ओनर्स और ओनर यानी शेयर होल्डर और कंपनी सेपरेट होती है, ये सेपरेट एंटिटी है। पार्टनर्स इधर होते हैं, इधर शेयर होल्डर होते हैं। हाँ ये अल्फाज जो है वो आपने मिक्स नहीं करने। उसके बाद पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप में, शेयर होल्डर होते हैं कंपनीज में, ओनर या शेयर होल्डर भी कहते हैं। बताएं साहब, सोल ट्रेडर्स में इनकी पर्सनल लायबिलिटी का मतलब क्या है, कि इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, इनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज की तरफ आए, ओनर्स या शेयर होल्डर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी। कितनी लिमिटेड होगी इनकी लायबिलिटी, कितनी लिमिटेड होगी इनकी लायबिलिटी, शाबाश। 1 लाख होगी, 1 करोड़ होगी, 10 लाख होगी, 5 लाख होगी, जितना कैपिटल मींस के जितना वो पैसे बिजनेस में इंजेक्ट किए उन्होंने। शेयर होल्डर्स के पास जितने शेयर्स होंगे, F4 में पढ़ेंगे, जितने शेयर्स होंगे उतनी इनकी लायबिलिटी होगी। जितने शेयर्स होंगे, शेयर्स होंगे का मतलब क्या है, उन्होंने खरीदे होंगे, शाबाश। नहीं, जितने शेयर होल्डर नहीं, जितने शेयर्स होंगे वो उन्होंने खरीदे होंगे शेयर्स। शेयर्स के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया होगा, पैसे दिए होंगे, कंपनी को पैसे दिए होंगे, यानी ये इनका कैपिटल कहलाता है। शाबाश, आपका कैपिटल सही था, लेकिन मैं कैपिटल के डेफिनेशन आपको बताइए। कैपिटल पैसे होते हैं जो ओनर बिजनेस में इंजेक्ट करता है, इन्वेस्ट करता है, शाबाश, वो कहलाते हैं उसका कैपिटल।
यानी जितना उसने इन्वेस्ट किया है, जितना उसने इन्वेस्ट किया है उतने के लिए वो लायबल है। फॉर एग्जाम्पल उसने जो इन्वेस्ट किया था वो 5 मिलियन किया है, 5 मिलियन किया है, और बिजनेस की लायबिलिटी, कंपनी की लायबिलिटी 15 मिलियन है, तो बताएं कितने के लिए लायबल है वो? 15 पूरा के लिए लायबल है। क्यों? नहीं, उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 मिलियन है, जबकि कंपनी की लायबिलिटी 15 मिलियन है। तो बताएं अब ये शेयर होल्डर कितने के लिए लायबल है? सवाल दोबारा सुने। इसका कैपिटल जो है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल लिख के आप भी ऐसे इसको काटेंगे। इन्वेस्टमेंट 5 मिलियन है और कंपनी की लायबिलिटी ये 15 मिलियन है। तो बताएं इस शेयर होल्डर की लायबिलिटी कितनी होगी? ऑप्शन वन 15 मिलियन, ऑप्शन बी 5 मिलियन, ऑप्शन सी 10 मिलियन एंड डेल्टा ऑप्शन है 20 मिलियन। जितना उसने इन्वेस्ट किया 5 मिलियन इसकी लायबिलिटी होगी। कहां लिखा हुआ? शेयर होल्डर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी अप टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब बात समझ आ गई पूरी? आगे लिखा हुआ है द ओनली रिस्क द अमाउंट दे इन्वेस्ट, मींस कि अगर कोई नुकसान होगा तो कितना होगा इसका नुकसान? 5 मिलियन होगा जितना इसने इन्वेस्ट किया। चलें पार्टनरशिप के डेफिनेशन पढ़ते हैं। पार्टनरशिप ओन्ड बाय 2 or more people. Partners share responsibility and liability. Some structures like limited liability partnerships limits personal liability. सुन लें इसके लिए कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड का मतलब बताएं शाबाश। अब इधर बताएं, एक पार्टनर ने, ये पार्टनर्स है, इसने बिजनेस में इतना इंजेक्ट किया, पार्टनरशिप की लायबिलिटी है 15 मिलियन। अब बताएं ये पार्टनर कितने अमाउंट के लिए लायबल है? 20 के लिए। बिजनेस की लायबिलिटी तो बताए ना कितनी है? 15 लायबिलिटी है, वो तो इसके पैसे हैं, ये क्यों लायबिलिटी होगी? ये तो ऑलरेडी वो पैसे दे चुका है तभी तो बिजनेस चल रहा है। 15 मिलियन होगी। क्यों? 100% शाबाश, 100%। यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी है इसकी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अच्छा, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब पता है क्या होता है? एक बिजनेस में, देखिए ये है F4 का टॉपिक, लेकिन यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। एक बिजनेस के 4 पार्टनर है, पार्टनरशिप में कितने पार्टनर्स हैं? 4। अब इन्होंने कोई ट्रांजैक्शन किया, इस ट्रांजैक्शन पे इनको लॉस हुआ, और कितने का लॉस हुआ? 20 मिलियन का लॉस हुआ। ठीक है, बिजनेस के पास यानी पार्टनरशिप फर्म के पास जो कैपिटल या अमाउंट इस वक्त मौजूद है वो है 11 मिलियन, 11 मिलियन का हमारे पास कैपिटल मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ कैश, कह लें, और कैश इक्विवेलेंट। अब बताएं शाबाश, ये 4 पार्टनर में एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए की लायबिलिटी कितनी होगी? मिस्टर बी की, सी, सबके 20-20। अच्छा, अगर मैं इनको आपको बता दूं कि मिस्टर ए ने पता कितना इन्वेस्ट किया था? मिस्टर ए ने 5 मिलियन किया था, बी ने 3 मिलियन किया था, सी ने 10 मिलियन किया था, और डी ने 2 मिलियन इन्वेस्ट किया था। टोटल कितना बनता है? अच्छा, ये नहीं, इनकी अलग-अलग ये सेपरेट लायबिलिटी, ये इररिलेवेंट है, इसको नहीं देखेंगे हम पार्टनरशिप केस में। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बताएं शाबाश, अब लायबिलिटी जब पे होगी तो कैसे पे होगी? डायरेक्टली उसे कहेंगे भाई 20 मिलियन निकालो, या पहले जो फर्म में हमारे पास बिजनेस में पैसे पड़े हुए हैं वो पैसे
लोन पे रीपे करेंगे, उन पैसों से लोन रीपे करेंगे। जो डिफरेंशियल है वो किससे लेंगे? हम पार्टनर से, वो हम पार्टनर से लेंगे। बात समझ नहीं आई मुझे? 20 मिलियन का लोन था, 11 मिलियन बिजनेस में पड़े हुए, यानी फॉर एग्जांपल आपका लोन है 20 मिलियन का और आप एक पार्टनर है, आपको पता है कि मेरे बिजनेस में 11 मिलियन पैसे पड़े हुए हैं, आपने लोन रीपे करना है तो कैसे करेंगे? पहले जो शाबाश फॉर्म में पैसे पड़े हुए हैं वो पैसे देंगे, उसके बाद डिवाइड हो जाएगा उनमें सारों में। हाँ, किसी एक से भी ले सकते हैं, चारों से भी ले सकते हैं। शाबाश। पर्सनल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी एक से भी ले सकते हैं, चारों से मिलके भी ले सकते हैं। यानी हम मिस्टर सी जा रहा था या मिस्टर डी जा रहा था, मिस्टर डी जा रहा था, हमने कहा भाई 9 मिलियन निकालो, 9 मिलियन निकालो। वो कहा भाई मैं तो 2 मिलियन का कैपिटल रखता हूं, मैं 9 मिलियन कहां से दूं? मैं कहूंगा भाई मुझे नहीं पता, बताएं शाबाश आप पार्टनरशिप फॉर्म में? वो कहेगा यस। मैं कहा लॉ में लिखा हुआ है, लॉ में लिखा हुआ है F4 मैं पढ़ चुका हूं, F4 उसमें यह लिखा हुआ है कि जो पार्टनर्स है उसकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। अब मैं आपसे 9 मिलियन रिकवर करवा सकता हूं, मैं उससे 9 मिलियन रिकवर करवाऊंगा। बताएं वो तो 2 मिलियन के लिए लायबल था, तो 7 मिलियन कहां से लेगा? 7 मिलियन कहां से लेगा? अब बाकी पार्टनर से खुद रिकवर करवाएगा। थर्ड पार्टी किसी को भी जाके पकड़ सकती है, थर्ड पार्टी किसी को भी जाके पकड़ सकती है। ये बात हमें आसानी से समझ नहीं आती। हम हैं 4 पार्टनर, हम ये 4 पार्टनर हैं, ठीक है। हमारी फर्म की लायबिलिटी है 10 मिलियन, अभी हमने कोई पैसे रिपे नहीं किए, हम चारों ने 2 मिलियन इन्वेस्ट किया बिजनेस में, ठीक है। कलेक्टिवली भी जो 10 मिलियन नहीं है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब जिस पार्टी के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस पार्टी की लायबिलिटी 10 मिलियन है। वो पार्टी क्लास के अंदर आई और मुझे कहते सर आप रहने दें सर हमें पता है आप ना आपके पास पैसे नहीं है, आजकल आपके पास पैसे नहीं है। वो पार्टी फौरन आपके पास आई, भाई पैसे निकालो, भाई पैसे निकालो। आप ये नहीं कह सकते कि यार बाकी भी तो बैठे हुए हैं, उनसे क्यों पैसे नहीं ले रहे, उनसे क्यों नहीं ले रहे पैसे? वो कहा भाई मेरी मर्जी, आप पार्टनरशिप फॉर्म में हो, आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, मैं जाके किसी से भी ये पैसे रिकवर करवा सकता हूं, लॉ कहता है। तो बाय लॉ वो बिल्कुल ठीक है। आप चुप करके उसके पैसे देंगे क्या? उसके बाद भी, उसके जाने के बाद भी आप चुप बैठेंगे? नहीं। अब आप क्या कहेंगे? बाकी पार्टनर से कहेंगे पैसे निकालो, बाकी पार्टनर से कहेंगे पैसे निकालो। ये बात समझ आ गई? F4 में जाके आपके ये प्रोविजन हेल्प करेगी। सोल ट्रेडेड पार्टनरशिप में फर्क क्लियर है? लिमिटेड लायबिलिटी की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई? बताएं साहब इसमें शेयर होल्डर की लायबिलिटी, सॉरी शेयर होल्डर होते नहीं, इसमें ओनर की लायबिलिटी कितनी होती है? 100% लायबल होता है। पार्टनरशिप स्टाइल बिजनेस में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। एक्सेप्शन क्या है? ये एक्सेप्शन है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स। सम स्ट्रक्चर्स लाइक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स लिमिट पर्सनल लायबिलिटी। लिमिट पर्सनल लायबिलिटी का मतलब क्या? कि इनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। पहले उसने बात की है पार्टनर्स शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटीज, यानी इनकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। मैं इसको थोड़ा सा मजीद एनहांस कर लूंगा जब आपको कल नोट्स दूंगा, ताकि ये अंडरस्टैंडेबल हो जाए। जस्ट आप रीड करें तो आपको बात समझ आ जाए। सम स्ट्रक्चर्स लाइक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, और दूसरी है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। अकाउंटिंग में आप पढ़ चुके होंगे, बताएं साहब इस दोनों में क्या फर्क है? बिल्कुल गलत है ये। नो 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 नो, वो जिसकी आप बात करें वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है। अनलिमिटेड शेयर्स और नहीं वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर कंपनी, वो इसके बाद में पढ़ाना है जी। नहीं पता?
प्राइवेट का मतलब क्या होता है? जाति। प्राइवेट का मतलब क्या होता है? जाति। और पब्लिक का मतलब क्या होता है? अवामी। शाबाश। आप कहते हैं ये प्राइवेट कार है और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, क्या मतलब? दोनों में डिफरेंस क्या है? पब्लिक में कोई भी चढ़ सकता है, शाबाश, कोई भी जा सकता है, जबकि प्राइवेट में आपकी इजाजत के बगैर, आपके पर्सनल है, कोई नहीं जा सकता। प्राइवेट पार्क और पब्लिक पार्क में क्या फर्क है? पब्लिक पार्क का मतलब यह है कि कोई भी आ सकता है, कोई पूछने वाला नहीं है। यानी इसका मतलब इस कंपनी में कोई भी आ सकता है, इस कंपनी में हर कोई नहीं आ सकता। इस कंपनी में कोई भी आ सकता है मींस कोई भी इसका शेयर होल्डर बन सकता है। दोनों में डिफरेंस ये है, जब इस कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो ये कंपनी क्या करती है? अपने शेयर्स इशू करती है। अपने शेयर्स इशू करती है। जब ये कंपनी शेयर इशू करेगी तो जो बंदा खरीदेगा, क्या वो शेयर होल्डर नहीं बनेगा? क्या वो इस कंपनी में हिस्सादार नहीं बना? प्राइवेट में बताएं। शाबाश। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो क्या अपने शेयर्स इशू कर सकती है? अगर इसने अपने शेयर इशू किया तो अगला बंदा इसका हिस्सादार बन गया। बताइए, यहां पे हर कोई आ सकता है। इसका मतलब ये लॉ इसको रिस्ट्रिक्ट करता है फ्रॉम बीइंग व्हाट? हाँ, किस चीज से इसको रिस्ट्रिक्ट करता है? कि आप जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। बस यही डिफरेंस है दोनों में। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। अच्छा, ये लफ्ज क्यों लिखा हुआ है? लायबिलिटी क्या है? इधर भी लायबिलिटी लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड का मतलब क्या है? नो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब क्या होता है कि ये लिमिटेड कंपनी है जो अपने शेयर्स किसी को इशू नहीं कर सकती। शेयर्स आर नॉट पब्लिकली अवेलेबल। पब्लिक लिमिटेड कंपनी यानी वो लिमिटेड कंपनी जो अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू कर सकती है जब भी इनको पैसों की जरूरत हो। लार्ज पब्लिकली ट्रेडेड, मेकिंग इट इजियर टू रेज फंड्स। मैंने सिर्फ की पॉइंट्स लिखे आज के लेक्चर के लिए। मैंने सिर्फ की पॉइंट्स लिखे, मैं पूरी लाइन नहीं लिखी। आप देख सकते हैं। लार्ज क्या मतलब? लार्ज यूजुअली स्मॉल। ये कंपनी यूजुअली स्मॉल होती है। ये मैंने सिर्फ अपने लिए लिखा, आप लोगों के लिए नहीं लिखा हुआ। इससे मैंने आपको एग्जांपल भी देनी है, फिर उसके बाद जो है वो मैंने आपको इसको एक्सप्लेन भी करना है फर्दर। अच्छा, ये बातें तो नहीं ना लिखी हुई। बाकी लिमिटेड की डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, मैंने आपको बता दी। ठीक है, कोई और डिफरेंस बता सकते हैं? देखें दोनों में क्या लिखा हुआ है। PLC मींस पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगर सिर्फ लिमिटेड लिखा हो तो इसका क्या मतलब है? ये ठीक है। अब सुने, या तो इसके साथ PVT लिखा होगा प्राइवेट लिमिटेड, या सिर्फ लिमिटेड लिखा होगा। आप अगर बाहर जाते हैं ना तो आप देखें क्रिसेंट के बोर्ड पे क्या लिखा होता है? क्रिसेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है क्रिसेंट। बताया ना शाबाश, प्राइवेट लिखा हुआ है ना, लिखा प्राइवेट लिमिटेड। अगर लफ्ज प्राइवेट ना भी लिखा होता, वहां पे सिर्फ लिखा होता क्रिसेंट लिमिटेड कंपनी। क्योंकि पाकिस्तान में एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है, PVT लिखना पड़ता है, जबकि यूके में नहीं है। हम क्या ACCA कर रहे हैं ना, यूके पढ़ रहे हैं। हाँ, यूके का है ना लिमिटेड। क्योंकि ये लॉ है इसलिए मैं आपसे पूछा कि आप ACCA कर रहे हैं, यानी यूके का लॉ पढ़ रहे हैं हम। तो इसके साथ क्या लिखा होगा? लिमिटेड। ओके, आप इससे कोई एग्जांपल दे सकते हैं? क्या गवर्नमेंट के शेयर्स अवेलेबल हैं? उसके शेयर्स अवेलेबल है? बिल्कुल ठीक है। कोई दूसरा? शाबाश। निशात के? निशात मुझे नहीं पता, आपने बताना है। क्या निशात के शेयर्स अवेलेबल है मार्केट में? क्या निशात के शेयर्स ट्रेड होते हैं? नो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सुई गैस के शेयर्स अवेलेबल है?
Sri Southern Gas, Sri Northern Gas. Yes, it is public limited company. इसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, अवेलेबल है. मीजान के, यस. एमसीबी के, एप्पल के, प्राइवेट लिमिटेड है. आर यू श्योर? गूगल करें. नहीं सर, पब्लिक लिमिटेड है, मैंने सुना है. आपने क्या करना है सर, कौन सी कंपनी प्राइवेट है, कौन सी पब्लिक कंपनी है? पाकिस्तान में अगर देखना है तो आप सीधा जाएं उसकी वेबसाइट पे, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे. ये लिस्टेड का मतलब क्या है? ना ना, लिस्टेड लफ्ज आपने लिस्टेड यूज किया है. मुझे लिस्टेड की डेफिनेशन बताएं. अवेलेबिलिटी ऑफ टमाटर, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ शेयर्स किसके? फुफू के घर, फुफू के घर पे. ऑफ कंपनी किधर है? दुकान पे, रेडियो पे ये बिकते होंगे. शेयर्स कहां से मिलेंगे? कंपनी से कभी शेयर्स नहीं मिलते. कंपनी का काम क्या? शेयर्स बेचना है. स्टॉक एक्सचेंज पे, शाबाश. इसके लिए एक खास इदारा है जिसको हम नाम देते हैं स्टॉक एक्सचेंज. कभी आपने न्यूज देखते हुए आपने देखा होगा, वो इतनी स्क्रीनें लगी होती हैं, 1000 स्क्रीनें कोई लगी होती है. इसमें वो पता नहीं नंबर्स जो ऐसे शो हो रहे होते हैं. देखा कभी? नहीं. कभी आपके फोन में एड्स जो आते हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे नंबर्स कहीं पे लिखे हुए हैं और वो आपको बताता है कि अगर आप शेयर्स परचेज करते हो, सेल करते हो. एक्सचेंज का कोई ऐड नहीं आया आपके फोन में? खुद भी नहीं देखा कभी, सर्च भी नहीं किया? चले कर ले आज घर जाके. ऑनलाइन वालों को तो सब पता होता है. लिस्टेड मींस लिस्टिंग. आप ये पूछना चाह रहे हैं कि प्राइवेट की होगी या पब्लिक कंपनी की? ये तो सवाल मेरा आपसे, ये तो मेरा आपसे सवाल है. पब्लिक के क्यों, प्राइवेट के क्यों नहीं? कि वो शेयर्स इशू ही नहीं कर सकते. वो शेयर्स इशू नहीं कर सकते तो लिस्ट क्यों करवाएंगे? लिस्ट क्यों करवाएंगे? ये नहीं, ये तो ऐसा ही है जैसे आपने टमाटर जो है वो रेडी में रखे हैं, आवाज लगा रहे हैं आप, भाई टमाटर ले लो, टमाटर ले लो. लेकिन वो कोई बंदा जब आता है तो आप कहते नहीं ये बेचने के लिए नहीं है, बेचने के लिए नहीं है. तो ये तो ऐसी बात होगी कि प्राइवेट वाले जाके लिस्ट करवाएं और उनसे कहें नहीं हम बेचेंगे नहीं, हम किसी को बेचेंगे नहीं, लेकिन लिस्ट करवा लिया. डीओजी ने काटा होगा. ओके, हम क्या पढ़े थे? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. उसमें कमर्शियल वर्सेस नॉन प्रॉफिट. ये है कमर्शियल की सारी टाइप्स, ठीक है. अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नाम ही इसका कॉन्सेप्ट है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, डू नॉट एम फॉर. तो फिर किस लिए, मकसद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनका? शाबाश, वेलफेयर प्रोवाइड करना. एग्जाम्पल? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है. ये सारी है, इदीचिपा आगे भी आ रहा है. ये कौन से, ये क्रिश्चियन की बात कर रहे हो? हाँ, ये कौन से स्कूल्स? गवर्नमेंट के इदारे. शाबाश. गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता सकते हैं? गवर्नमेंट है. 1122. शाबाश, जनरल हॉस्पिटल्स. ये इधर जना हॉस्पिटल्स 1122 भी है. ये चैरिटीज है. और क्लब्स, डिफरेंट क्लब्स होते हैं गवर्नमेंट के इदारे. ये है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. कोई इसमें फर्दर डिस्कशन नहीं है. पब्लिक वर्सेस प्राइवेट जिसकी आप बात कर रहे थे सर, गवर्नमेंट वो इधर आएगा. अब देखिए यहां पे गवर्नमेंट आ गई. पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, आपने कहा ये गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो वो ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक कंपनी नहीं. पब्लिक कंपनी कुछ और है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कुछ और है. पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज, जैसे कि आपकी पुलिस, आपकी मिलिट्री, आप एजुकेशन, हेल्थ केयर. ये क्या है? पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. पब्लिक सेक्टर. और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में रन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप्स. इट इंक्लूड बिजनेसेस जैसे क्रिश्चियन कॉलेज, चैरिटीज जैसे कि शौकत खानूम, एंड क्लब्स. बोथ प्रॉफिट सीकिंग एंड नॉट फॉर प्रॉफिट एग्जिस्ट हियर. बताया था ना आपको कि ये प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट वाले बंदे जो हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं.
रन कर सकते हैं, ठीक। और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन से होंगे, ये कौन से होंगे शाबाश? हाँ शाबाश, ये देखें नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी प्राइवेट इंडिविजुअल है, प्राइवेट इंडिविजुअल वो क्या कर रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट एक्टिविटीज कर रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट एक्टिविटीज कर रहा है। यह इंडिपेंडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट है, यानी गवर्नमेंट इसमें, गवर्नमेंट का दखल नहीं होगा, गवर्नमेंट नहीं चला रही तो कौन चला रहा होगा? शाबाश। डू नॉट प्रमोट पॉलिटिकल, सोशल, एनवायरमेंटल, इन लोगों का मकसद, ऑब्जेक्टिव ये होता है। लेक्चर के शुरू में मैंने आपसे पूछा था इसी क्यों कर रहे हैं, पूछने का मकसद क्या था कि मैं आपको नो सर नहीं, मैंने मेरा मकसद ये था कि मैं आपसे आपके दोनों बातें निकलवाऊं। सर हम पैसे कमाएंगे, कमाना क्या गलत है, कमाना क्या गलत है? प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आप कमाए, शौक से कमाए, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन मैंने कहा साथ में ये भी ना भूलिएगा, ये भी ना भूलिएगा गोल क्या होगा। अब बताएं गोल क्या होगा? आपका गोल होना चाहिए प्रोस्पायर कंट्री, एक प्रोस्पायर स्टेट, एक जिंदाबाद पाकिस्तान। क्या आपने सिर्फ और सिर्फ ये काम नहीं करना, आपने ये भी करना है। एक एग्जांपल समझानी थी इसलिए आपसे पूछा था, आपको क्या लगा था? ओके चले आज के दिन की आखिरी डेफिनेशन पढ़ लें। कोऑपरेटिव, ये लफ्ज कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मींस हाँ शाबाश, कोऑपरेटिव मींस कोलैबोरेशन, ग्रुप ऑफ पीपल्स ओन्ड एंड कंट्रोल्ड। डेमोक्रेट बताएं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होते हैं, और दूसरा इसका मतलब बताएं। अच्छा इलेक्शन जब होते हैं, जब इलेक्शन होते हैं तो इसमें होता क्या है, इलेक्शन में क्या होता है? डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी इलेक्शन, इलेक्शन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इलेक्शन। अच्छा मुझे बताएं इसमें होता क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है डेमोक्रेसी? इलेक्ट कैसे होता है? कैसे वोट करते हैं? पैसे लेके? फिर सबकी राय क्या आजादाना राय होगी या विदाउट फ्री विल? वोट देते हो कि नहीं? हाँ वोट मुझे देते हो कि नहीं? अब बताएं शाबाश, ये क्या फ्री राइट है? फ्री विल नहीं है। इसका मतलब यह है कि जैसे वो न्यूज चैनल में मैंने सुना है, मुश्किल सा वो उर्दू बोलते हैं, हक आजाद राय दही, इस तरह कोई अल्फाज यूज करते हैं वो। यानी वो अपनी मर्जी से कोई वोट कास्ट करता है। हाँ आपको आजादी हासिल है कि आप अपनी राय दे सकते। हाँ शाबाश, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उर्दू इंग्लिश ठीक है। हाँ जी, डेमोक्रेटिकली बाय मेंबर्स का मतलब यह है कि इसके जो मेंबर्स होंगे इनके पास राइट्स हैं कि वो अपनी राय दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं विदाउट एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस, बिल्कुल फ्री कॉन्सेंट है, कोई आपका प्रेशर, कोई कोर्जन नहीं है, आप बिल्कुल जो है वो बोल सकते हैं। मेंबर्स यूजुअली हो इक्वल वोटिंग राइट्स, सारे लोग एक जैसे होते हैं। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपने अक्सर देखा होगा, जैसे हमारे माशरे में भी बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनते हैं, हर सोसाइटी के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है, कुछ मखसूस लोग होते हैं। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है क्योंकि आजकल सोशल इंटरेक्शन बहुत कम है, तो व्हाट्सएप सोशल जो है वो सोशल मीडिया में कन्वर्ट हो गई है। ये पंचायत वाला हिसाब नहीं है। बताएं क्या होता है इसमें? इक्वल राइट्स होते हैं, वोटिंग राइट्स इक्वल होते हैं, वो अपनी मर्जी से कोई भी राय अगर उन्होंने देनी हो तो वो दे सकते हैं, ये नहीं उनकी राय को सेट असाइड नहीं किया जाता। एम टू सर्व मेंबर्स नीड रादर देन मैक्सिमाइज प्रॉफिट। देखा आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तीनों में एक ही बात कर रहा है वो कि प्रॉफिट अर्न करना हमारा मकसद नहीं होता।
सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल में वो कह रहा था कि हमारा मकसद क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। बाकियों के सारे बता दिए उसने, कमर्शियल का एक ही सिर्फ। इनका फिर मकसद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव? एग्जाम्पल पढ़े, एग्जाम्पल पढ़े। आप अपनी एग्जाम्पल दे, ये तो मेरी एग्जाम्पल थी, ये तो मेरी एग्जाम्पल थी। वो तो होगी, हमने डिस्कस कर ली। अक्सर अक्सर ऐसे होता है सोसाइटीज के अंदर, कोई डेथ हो गई, अब ये सारे लोग जो है वो इकट्ठे मिलके काम कर रहे होते हैं। हाँ, उस तरह जो भी इनके जो है मामलात होते हैं वो फिर ये लोग देख रहे होते हैं। अब कोई और एग्जाम्पल देना, कोई डिफरेंट एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ, मैं कोई डिफरेंट एग्जाम्पल चाहता हूँ कि कुछ बड़े हों और वो इसको कंट्रोल कर रहे हो। तो स्पोर्ट्स के अंदर होता है सर, काफी एचपी वगैरह के सारे वो करते हैं, टीम बनाते हैं, वो प्रॉफिट। उनका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और भी डिफरेंट एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं। किसी के लिए एक्टिविटीज कराना, जैसे कोई बच्चे हो गए, अडॉप्शन सेंटर के अंदर। हाँ वो ठीक है, लेकिन मैं वो इसलिए नहीं दे रहा था कि वो उसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, थोड़ी बहुत ना उसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। पता है ना आपको कि उसके लिए कोई सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है और फिर उनकी रजिस्ट्रेशन भी रिक्वायर्ड है, हर एक बच्चे को रजिस्टर किया जाता है। सर आप ये कैसे, जैसे यतीम खाना जो होता है, उसमें फिर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। डॉक्टर्स होते हैं वो शाम के टाइम उसका इलाज करते हैं, कम फीस होकर ऑपरेट करते आप ये फ्री मेडिकल कैंप की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी एग्जांपल आ गई, बिल्कुल ठीक, ये मैं भी नोट करता हूँ अपने पास। सेक्टर्स वेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट, ये सारी एग्जांपल मैं आपको दिखा दी, मैंने पहले आपसे ले लिया, अब मैं वो आपको सारी दिखाने लगा जो आप सोच सकते थे। वो ये सेक्टर्स वेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट, अभी हमने पढ़ा ना कहां पे ये ऑपरेशंस होते हैं, तो ये वो सारे हैं जहां पे ये सारे ऑपरेशंस होते हैं। कहां पे हो सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशन आल्सो डिफर बाय मार्केट सेक्टर। एग्रीकल्चर में क्या होगा, क्या होता है एग्रीकल्चर में? नो हकूक की बात नहीं करते। अब एग्रीकल्चर में होता क्या है? बिल्कुल ठीक है, यानी प्रोडक्शन होती है, किस चीज की? फूड की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। यानी एक बंदा अगर अकेला अपने घर में अपने लिए कोई चीज बनाएगा तो पहली बात तो ये है कि वो पूरी सोसाइटी के लिए नहीं बना रहा, ऐसे ही है ना, वो सिर्फ अपने लिए बना रहा है। अगर उसने इसको ग्रो करना हो तो बंदों को रखना पड़ेगा, यानी कन्वर्ट ऑटोमेटिकली इसका क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और माइनिंग किसे कहते हैं? नो वो उसको तो डिगिंग, हाँ, साल्ट के लिए, कोयला निकालने के लिए, गोल्ड निकालने के लिए और प्रीशियस मेटल्स और मिनरल्स निकालने के लिए माइनिंग होती है, बिल्कुल ठीक। क्या ये भी ऑर्गेनाइजेशन है? ये भी ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल। इसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स वर्क कर रहे होते हैं। फाइनेंस सबसे बड़ा रिटेलर्स का काम, रिटेलर्स कौन होते हैं? यानी बनी बनाई चीजें खरीद के बेचना, ये कौन लोग होता है? रिटेलर शाबाश। सेलिंग गुड्स टू कंज्यूमर्स। और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बताएं शाबाश। डॉक्टर्स हैं, यानी हॉस्पिटल्स, बिल्कुल ठीक है। और टीचर्स स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशन जो है वो कौन से? स्पोर्ट्स, बिल्कुल ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर है। आर्मी सर्विस प्रोवाइडर है। पुलिस फोर्स यानी मिलिट्री सर्विस प्रोवाइडर। और आल ठीक है। और कौन? अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वो है, वो सर्विसेज है, ओके। और LW ये वाले LWMC,
हाँ बिल्कुल, ट्रैवलिंग सर्विसेज बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। ये सारे सर्विस के एग्जांपल है। डेफिनेशन देखिए, ऑफरिंग इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स, हाँ जी, इसको हम टच नहीं कर सकते लेकिन एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा आज के लेक्चर में हमने पढ़ा, हमने कहाँ से शुरू किया? डेफिनेशन से हमने शुरू किया। हमने पहले डेफिनेशन देखी, उसके बाद फिर पर्पस, और पर्पस हमने देखे व्हाई डू वी नीड ऑर्गेनाइजेशन, 3 प्लस एनर्जी भी है, ऐसे ही था ना। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कितने टाइप्स हैं? कितने टाइप्स हैं? नो, इट्स 4 कैसे? नो, कमर्शियल वर्सेस नॉट फॉर प्रॉफिट, पब्लिक शाबाश वर्सेस प्राइवेट, और एक और भी है कोऑपरेटिव, यानी टोटल 5 है, 5 टाइप्स है, याद रखेंगे। उसके बाद सेक्टर्स वेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स, एक्टिविटीज या फंक्शंस ऑफ, वो फंक्शंस जहां पे ऑर्गेनाइजेशन अपने फंक्शन परफॉर्म करे, वो सेक्टर्स, वो सेक्टर जहां पे ऑर्गेनाइजेशन अपने फंक्शंस या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। एग्रीकल्चर, माइनिंग, फाइनेंस, रिटेलर, सर्विसेज। ये पूरा ये याद करेंगे आप, जितना आज हमने पढ़ा है? नहीं करना याद, नहीं कर, याद करना नहीं है, याद रखना है। यस एग्जैक्टली, याद रखना है। ये जो सारी बातें मैंने की हैं, ये सारी बातें वहां पे नहीं लिखी हुई थी, ये सारी बातें नहीं लिखी हुई थी, लेकिन डिफरेंट एग्जाम्पल्स देने का मकसद क्या था? कि याद रहे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और ये आपको याद रहे। याद करना नहीं है, याद आपने सिर्फ इतना करना है, याद आपने सिर्फ इतना करना है। आपने डेफिनेशन याद करनी, डेफिनेशन जाहिर है वो हम याद करते हैं, वो उसमें तो कॉन्सेप्ट होता है लेकिन याद रखते हैं। उसके बाद टाइप्स 5 याद रखनी है और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, और उसके बाद सेक्टर्स को, इन अल्फाज को सिर्फ याद करना है, इसको याद नहीं रखना, इन अल्फाज को सिर्फ याद करना है, बाकी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। और गुड न्यूज बताऊं, यस, आपका कैप्लन और स्टडी रिसोर्स, जो स्टडी हब है, इसके मुताबिक एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं उसको एक चैप्टर में क्लासिफाई नहीं करूंगा। यह हमारे पहले चैप्टर का एक पार्ट हो गया। कैप्लन के मुताबिक, टीपीपी और स्टडी हब के मुताबिक एक चैप्टर कंप्लीट होता है, लेकिन यहां पे मैं इसको कंप्लीट नहीं करता। हमने 2 चैप्टर का एक चैप्टर बनाया है, ठीक है, दोनों को मर्ज किया हुआ है क्योंकि एक जैसे थे और सिमिलर टॉपिक है। मैं चाहता हूं कि एक चैप्टर को, एक पूरे चैप्टर में आपको पता हो कि इसमें क्या क्या हमने पढ़ा है, ठीक है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के LMS में ये अवेलेबल करवा दूंगा, आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको क्लास में शेयर हो जाएगा, ठीक है। कोई सवाल पूछना चाहते हो? चलें 2 मिनट में क्विकली इसको रिवाइज करें। मैं चाहता हूं आप रिवाइज करवाएं। सबसे पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन थी, देन व्हाई डू, वो 3 पॉइंट्स थे, की एस्पेक्ट्स। उसके बाद व्हाई डू वी नीड ऑर्गेनाइजेशन, शाबाश, और उसमें कितनी बातें थी? 3 बताएं, शाबाश। शेयर स्किल्स एंड नॉलेज, पूल रिसोर्सेज, स्पेशलाइजेशन, और आखिर में सिनर्जी। उसकी फिर 2 एग्जांपल लिखी हुई थी आज के लेक्चर में। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? हाँ, वो तो उससे पहले थे ना, वो तो उससे पहले थे। उसके बाद टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले कमर्शियल वर्सेस, कमर्शियल में कितने टाइप्स हैं? इंक्लूड्स सबसे पहले सोल ट्रेडर्स, पार्टनरशिप, कंपनीज। कंपनीज में आपको पता है कंपनी की लायबिलिटी वैसे तो अनलिमिटेड होती है, लेकिन उसकी एक्सेप्शन है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, और उसमें फर्दर फिर हमने 2 पढ़े, 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ी है, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। दोनों में डिफरेंस भी मैंने बता दिया आपको, ओके। उसके बाद फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हमने डिफाइन किया, देन प्राइवेट सेक्टर को और पब्लिक सेक्टर को डिफाइन किया, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, कोऑपरेटिव्स, एंड देन आखिर में सेक्टर वेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट। ये सारे वो सेक्टर्स हैं 5, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फाइनेंस, रिटेलर और सर्विसेज। क्लियर? इज इट ओके? कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया एज पर स्टडी रिसोर्स।
स्टडी हब अगर आप देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं आज। ठीक है, कोई सवाल नहीं है, ऑनलाइन वालों का कोई सवाल है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।